नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज का खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। आजकल देश का जो माहौल है उस पर राहत इंदौरी जी का एक जो शायरी थी, जिस तरह से वह लोगों को उस समय की परिस्थितियों पे बोलते थे, तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक बार कहा था, सरहदों पे तनाव है, पता करो देश में कहीं चुनाव तो नहीं। लेकिन उसको ऐसा कह सकते हैं कि देश में बहुत तनाव है और सबको पता है कि आने वाले समय में चुनाव है, और अगर चुनाव है तो तनाव है, तो उस तनाव को किस नजर से देखा जाए। बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन राजनीतिक नजर से अगर देखेंगे तो उस पर चर्चा बनती है, और चर्चा बनती है तो आज हमारे साथ उत्तराखंड की 3 मात्र शक्तियां हैं और वह बताएंगी कि अगर इस तनाव को उत्तराखंड की नजर से देखा जाए तो हम क्या सोचते हैं और कहां तक पहुंचते हैं, और लोकसभा चुनाव में आने वाले समय में देवभूमि की नजर से उसे कैसे देखा जाए। हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता आयुषी जी है। आयुषी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार युवा प्रवक्ता भी हैं और वक्ता भी हैं सुनीता विद्यार्थी जी। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन सब के साथ राष्ट्रीय स्तर पे अपने बातों से, अपनी बहस से एक पहचान बना चुकी उत्तराखंड की ऐसी मात्र शक्ति जो आम आदमी पार्टी के माध्यम से लोगों तक प्रदेश के मुद्दों को नहीं, देश के मुद्दों को भी पहुंचाती है। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी। उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले उमा जी, हम आप ही के पास आते हैं। हमने 2 लाइन का जो एक शायरी थी उसको राहत इंदौरी जी की कही, तो जैसा इस समय देखने को मिल रहा है, चाहे उसको बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, यूपी में भी कुछ दिनों से चर्चाओं में था, और दिल्ली भी आप देख रहे हैं, दिल्ली तो आप ही निशाने पे है, पंजाब भी आप निशाने पे है। तो इसको किस तरह से इसको व्याख्यान करेंगे, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे? श्रीवास्तव जी, आज हमारे पास किसी ने एक वीडियो भेजा है जिसमें सत्यपाल मलिक जी, जो राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के, जब पुलवामा अटैक हुआ, उसमें राज्यपाल साहब बोलते हैं कि मैंने फोन किया अजीत डोभाल को कि इस तरह से अटैक हो गया, और अजीत जी कहते हैं चुप रहना, कुछ कहना मत। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय हमारे यहाँ उत्तराखंड में शूटिंग पे होते हैं, जिम कार्पेट पे। उसके बाद मोदी जी और अजीत डोभाल जी सत्यपाल मलिक जी को फोन करते हैं कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से अटैक हो गया है पुलवामा में और इतने लोग एक्सपायर हो गए। तो मोदी जी कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ बोलना मत। क्यों? क्योंकि उसका फायदा हमें हमारे चुनाव को लेना है। ये सच एक राज्यपाल बोलते हैं, वो राज्यपाल जो खुद बीजेपी के द्वारा वहां पर रखे गए हैं, खुद बीजेपी ने इनको राज्यपाल बनाया, लेकिन उन व्यक्ति की मैं कहती हूँ कि उनका जो जमीन है वो जिंदा है, और उन्होंने आज इस बात को, सच्चाई को सामने रखा है कि खुद प्रधानमंत्री जी ने, खुद अजीत डोभाल जी ने इस विषय पर उनको मुंह चुप करने के लिए कहा, मुंह पे सिलाई मारने के लिए कहा। ये आज हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र। लेकिन उमा जी, पुलवामा हो इतने वर्ष हो गए, आप लोगों की जो ये भाषा है आज इसलिए निकल रही है क्योंकि सीधे सीधे पूरी दिल्ली सरकार निशाने पे मैं लौटूंगा आपके पास। सुनीता जी, सारी पार्टियां विपक्ष कहते हैं ना, पक्ष विपक्ष, इस समय नहीं समझ में आ रहा क्या है निष्पक्ष। सुनीता जी, देखिए, ऐसा है, जहां तक हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी इस वक्त है शत और निशत, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस चौराहों पे बिखरी पड़ी है, और आप देख रहे हैं कि आए दिन वहां पे सरफोटम्बर होता है, कोई संगठन को नहीं मानता है, कोई नेताओं को नहीं तवज्जो देते हैं। तो ये चीजें जो है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होती हैं। एक जो स्वस्थ लोकतंत्र की हम बात करते हैं, और एक आंतरिक जिस प्रकार से संगठन में मजबूती होनी चाहिए, वहां पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विफल हुई है। और 1 साल हो गया, आपने एक दिन ऐसा नहीं बीता होगा जिस दिन इनकी आपसी रंजिश, आपसी कलेश और अंतर्कलह इनकी चौराहे पे ना हुई हो। मतलब ये कहूंगी कि एसके हॉल के चौक पर ही नहीं, प्रदेश के हर चौक पे कांग्रेस जो है पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। सुनीता जी, मेरी शर्ट से गंदी आपकी शर्ट, ये प्रश्न तो नहीं बनता ना। प्रश्न हमारा सीधा सा है, कांग्रेस अपनी स्थितियों से, अपनी जो उनके अंदर अंतर्कलह है, जिस तरह की उनकी राजनीति है, उसकी वजह से आज हाशिए पे, ये सब मानते हैं। कांग्रेस की नेता ये भी मानेंगी कि भले ये चैनल के सामने, हमारे कैमरे के सामने ना बोले कि इनका अंतर्कलह की वजह से ही इनकी ये स्थिति है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है, जैसा भी उमा जी ने सीधे सीधे कहा कि ये जब चुनाव आता है उसी समय क्यों माहौल गर्म दिखाई देता है।
देखिए, बाकी दलों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी की मैं जहाँ तक बात करूँ, हमारी पार्टी सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत है और हम लोग मजबूती के साथ जनता के बीच में हैं और हर जगह हम लोग चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव की सरगर्मी तो हमेशा रहती है और उसमें अगर आपने दिल से जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है, काम किया है, तो आपको निष्पक्षता से आपको अपना रिस्पॉन्स जो है मिल जाता है और वहाँ पे कोई भी जनता कभी भेदभाव नहीं करती है। जनता जनार्दन होती है और ऐसी जनता जनार्दन जो आईना दिखा देती है। तो ये अब जो परिपाटी पुरानी राजनीतिक होती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना गूगल, इतनी सारी सोशल मीडिया, इतने सारे हैंडल्स नहीं होते थे, लोगों को सच्चाई सामने नहीं पता चलती थी। आज आप मतलब कि छींकेंगे भी तो उससे 10 जो है उसमें मतलब निकलते हैं और वो चीज हर जगह तक पहुंचती है। तो आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिलों में जगह बना रही है, विश्वास उनका बढ़ा रही है और जिस तरीके से हमारी सरकार प्रयासरत है, हम लोग सिर्फ कार्यों के आधार पे जनता के बीच में अपना मत रखने की बात कर रहे हैं और अपनी चुनावी जो हमारे मुद्दे रहते हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में कई चीजें आपने देखा होगा कि इस समय पूरे देश में अगर माहौल गर्म है, आपने देखा चाहे रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती हो, लेकिन उन प्रदेशों में माहौल गर्म नहीं है जहां पे आपकी सरकार है। इनको दो नजरों से देखा जा सकता है। मैं आपके पास लौटूंगा। आरुषि, आपके पास इस समय पूरे देश की आप प्रवक्ता हो, यूथ कांग्रेस की, और जम्मू भी हमारे समय से जम्मू कश्मीर भी आपके पास है, आप उसकी प्रभारी भी हो। तो पुलवामा एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। आप लोग जब होता है, आपके कुछ नेता भी कह देते हैं, लेकिन ये अगर देश का मुद्दा है और देश के मुद्दे में सैनिक इन्वॉल्व है, और उसके बाद जैसा अभी उमा जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जिन्हें राज्यपाल भी बनाया गया, उन्होंने भी अगर ऐसी बात कही है, आप वहां जाते हो, क्या आपको लगता है कि इसमें भी सत्यता दिखती है? जी बिल्कुल दिखती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलवामा की घटना को भाजपा जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और खाली एक पुलवामा की घटना ही नहीं है, सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर समय सेना को जो है, सेना के शौर्य को अपना वो बताकर इस्तेमाल करने की कोशिश करती रहती है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार को, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे कोई अधिकार है कि सेना के किए हुए कार्य का श्रेय खुद पर लेने का। लेकिन आरुषि, आपकी भी सरकार रही है, आप 70 सालों तक सरकार में रहे हो। मैं आपको बता सकता हूं कि ठीक है, आपने हो सकता है कि कभी आपने सैनिक के नाम पे या उनके कंधे पे रख के राजनीति नहीं की हो, लेकिन धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे ये राजनीति की जो जड़ें शुरू हुई, वो आप ही कैसे शुरू हुई? देखिए, सबसे पहले जब इस टॉपिक पे बात उठी है तो मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जिस समय पर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जी, उस टाइम पर एक जो है मिशन किया था उन्होंने, जो ऑपरेशन वो था जिसे लेजर बीम में उससे उन्होंने जो है सारा का सारा जो है बर्फ जो है वो जो काली नामक एक वेपन से गिरा दी थी। अच्छा, उसके ऊपर पाकिस्तान के जो जितने सैन्य ठिकाने थे उन्होंने नष्ट कर दिए थे और उसके बाद भी उन्होंने कह दिया था कि ये प्राकृतिक है। चाहे भले ही वो उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद भी शायद उन्होंने उसका मिशन का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, ऑपरेशन व्हाइट वॉश था या ऐसा कुछ था। तो जो है उसको उन्होंने जो है प्राकृतिक बता दिया था कि कोई दुश्मनी भी ना हो, बाद में इसका बदला लेने की जरूरत भी ना पड़े उन्हें, और जो है कहने को जो है प्राकृतिक है। लेकिन पूरे देश में उन्होंने इस पर राजनीति नहीं की कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो जो देश की सुरक्षा है ना, वो एक जो पार्टी है, कोई सी भी पार्टी है, उसका धर्म है। पार्टी में एक व्यक्ति का धर्म है कि देश की सुरक्षा करनी है, और जो भी सरकार बनती है उसकी ये जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी का जो है वो श्रेय इस तरीके से ना ले कि उन्होंने कोई उपकार देश में किया है, जबकि हालात देश के ऐसे हैं कि जो चाइना है वो घुसा जा रहा है देश में, नेपाल में देश भी हमें देखिए चाइना की इन्होंने बात की। चाइना को आप हम सब लोग जानते हैं कि जब तिब्बत और चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था और हमारे दलाई लामा जी को वो एक तरह से वहां से निकाल चुके थे, तब नेहरू जी ने चाइना प्रेम में 1000 टन राशन चाइना को दिया था। तो इनको वो यादें नहीं है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमने मिशन किया था लेकिन हमने उसका बखान नहीं किया और हमने
वो प्राकृतिक बताया। अब नेहरू जी कितने प्राकृतिक थे और कितने अप्राकृतिक थे वो तो दुनिया वो बड़ा विषय हो गया दरअसल आजकल। आज जो ये जो विभाजनों की आप चाहे इतिहास में जाके देखिए, आज सैनिकों के अगर ये ऊपर टॉपिक है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे नेहरू के टाइम में सैनिकों के पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे। कैसे ठंड में जो है हमारे बिना लड़े शहीद हो जाते थे। आप देखिए मेरे फादर खुद मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, तो हमें वो दर्द है, हमें पता है। सुनीता जी एक चीज ये बताइए, जब देश आजाद हुआ 1947 की अगर बात करें, उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, देश में क्या माहौल रहा होगा? मार काट चल रही थी, देश अलग हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था। उस परिस्थितियों में तत्काल आपको कहां से बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाती है? नहीं, ये 61 की बात है, 61 में युद्ध हुआ है, बाकी उसके बाद बहुत सारे, लेकिन हमारी सेना की जो दुर्दशा थी उस पर कभी भी दुर्दशा मत कहिए ना, आप ये दुर्दशा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ उनके दर्द को, आप इतिहास उठा के देखिए भाई साहब, हम जानते हैं कि उन लोगों के पास वर्दियां किस तरीके की, जूते नहीं होते थे, उनको किस तरीके के शस्त्र दिए जाते थे। आप बताइए डिफेंस सेक्टर में नेहरू जी का एक भी योगदान होगा? आप बताइए। अभी पूछता हूँ, लौटता हूँ, आता हूँ। उमा जी, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सीधे सुनीता जी का कहना है कि जो वहां पे पुलवामा हुआ, ये जो चीजें हुई, और जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि क्रेडिट लेती है भारतीय जनता पार्टी उस क्रेडिट को लेना चाहती है जो उसने किया है। उसने कोई ऐसा काम कि क्रेडिट लेने की स्थिति में नहीं है। आरुषि ने सीधे आरोप लगाया है कि जो भी किया जा रहा है, कांग्रेस ने कभी क्रेडिट नहीं लेने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अगर मान लीजिए देश में कोई ऐसा कृत्य हुआ और उसका जवाब दिया गया, तो बताना कहां से गलत है? आरुषि सुंदरियाल जी हमारे देश की एक यशस्वी प्रधानमंत्री को भूल गई हैं, जिनको खुद बीजेपी ने दुर्गा कहा था और जिन्होंने विश्व के नक्शे पर एक नया देश बनाया, बांग्लादेश, और उसका क्रेडिट उन्होंने बखूबी लिया, सबने लिया, और हम भी, हमारा पूरा परिवार, मतलब हम पूरे देशवासी आज उनको इस बात के लिए हम उनका सम्मान भी करते हैं कि इंदिरा जी ने बांग्लादेश को अलग किया ऑपरेशन मुक्ति के रास्ते। और उसके अलावा जिस समय हमारा 71 का वॉर पाकिस्तान के साथ था, मैंने कई डिबेट से बोला है कि वो एक लेटर जो उन्होंने रिचर्ड निक्सन को लिखा था, वो बच्चों की किताबों में होना चाहिए कि एक देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से अमेरिका के सामने आंख में आंख डालकर खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर अमेरिका भी इस युद्ध में कूदता है तो हमारी सेनाएं तैयार है। ये देखिए, एक नेता का होता है, तो सेनाएं अपने आप से घर से नहीं निकलती है, बैरकों में से सेनाएं नहीं निकलती है। जब ऊपर से आदेश आता है, जब एक राज्य का आदेश आता है, एक नेता का आदेश आता है, प्रधानमंत्री का आदेश आता है, उसके बाद से बाहर निकलती है। तो आप कश्मीर की घटना ले लीजिए ना, ज्यादा क्लास में कश्मीर की घटना ले लीजिए, उस टाइम पे किसकी कांग्रेस थी, किसके ऑर्डर्स थे, दिल्ली से किसने ऑर्डर्स नहीं थे? इन्होंने डोभाल जी की बात की, राज्यपाल आज बोल रही है ना, देखिए भाई जी, राज्यपाल जी बोल रहे हैं आज, जब उस वक्त उन्होंने बोला नहीं, इसका मतलब उन्होंने गद्दारी करी अपनी पोस्ट के साथ में, अपने पद की सारी सुख सुविधाएं भोगने के बाद आप इल्जाम लगाते हो। उस वक्त क्यों नहीं आपने जुबान खोली? आज आप पीछे से अगर ऐसा बोल रहे हैं तो डिबेट कराइए ना डोभाल जी की और उनकी मलिक जी की। अरे भाई, उनकी डिबेट में सामने आएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं है, और झूठ है ये। आप अपने पद में रहेंगे, आप अपने पद का दुरुपयोग करते हो, तो इससे बड़ी बीमारी तो कोई हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। सरहद पर तनाव है, लगता है कोई तनाव नहीं है, आपने फैलाना है तो अलग बात है। बताइए कहाँ पे तनाव है? आपने राफेल घोटाला किया, उसके खिलाफ सामने आए, आपने हर तरीके से डिफेंस में आपने कुछ काम नहीं किया। और अरविंद केजरीवाल की बात कर रही है, अरविंद केजरीवाल को खुद फौजियों पे अरविंद केजरीवाल ने खुद उंगली उठाई थी फौजियों पे कि कहाँ शहीद हुए, तो आप तो फौजियों के ऊपर उंगली उठाने के सुनीता जी का कहना है कि कहीं तनाव नहीं है। बंगाल में जो हो रहा है उसको कैसे देखा जाए, बिहार में जो हो रहा है उसे कैसे देखा जाए? क्या इसको तनाव नहीं मानते? देखिए, ये जो डिफेंस सेक्टर सैनिकों की बात कर रहे हैं, ये बॉर्डर्स की बात हो रही है, और आप जो बात कर रहे हैं कि इंटरनल भारत की बात हो रही है। तनाव की देश में
नहीं, ऐसा आप इतने राज्य हैं, कहीं ना कोई चीज होगी। उसे क्या राजनीतिक चश्मे से देखिए, चश्मे से देखिए, डिफेंस सेक्टर कैपेबल है, डिफेंस सेक्टर कैपेबल है। चुनाव कहाँ से आगे बीच चुनाव होते हैं? क्या हमारे सक्षम नहीं है, सीधा मतलब ये होगा कि हम सक्षम नहीं है, हमारी सेना सक्षम नहीं है। मैंने सुनीता जी, मैंने उसको एक कोट किया था कि सरहदों पे जो तनाव का एक शायरी किसी ने कही थी, लेकिन मैंने आज देश के अंदर जो तनाव है उस पे बात हो रही है कि जब देश में तनाव है उसे क्या राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। ये बात है। जहाँ पे जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम और ये सारे जो दल है धर्म पे और जाति पर बात नहीं होती। आप क्या ये बात थी? तो यहाँ पे देखिए चुनावी मुद्दे आजकल जो है मैं सभी दलों को बोलना चाहती हूँ कि चुनावी मुद्दे होते हैं जो रोडमैप, जो ब्लूप्रिंट आप जनता के बीच में ले जाने वाले होते हो, जो आप 5 साल के लिए वायदा करते हो कि हम ये काम करेंगे, इस तरीके से हमारा राज्य जो है ग्रोथ लेगा। लेकिन ये तो परिपाटी कुछ भी ना अपने लोगों से क्यों नहीं आते हैं, वो विपक्ष में बैठ के मुद्दे उठाइए। बीजेपी को देखिए, अगर आप मुद्दों पे काम नहीं करती तो इतने राज्यों में बीजेपी अपनी सत्ता में नहीं आती। बीजेपी ने काम किया है, काम करके जिए हैं, झूठे अपने वायदे नहीं किए। बिल्कुल हमने मांगे हैं, आपको खुलेआम गाना चला रहे हैं, चुनाव बुलाए हैं, उनको बुलाएंगे, इससे क्या दिक्कत है? इसको दिक्कत है, प्यार कैसे बोले हमने? आपको डांस से दिक्कत है, कान बंद करके बैठ जाए कहीं, आप बोल दीजिए अगर हम रावण को लाएंगे, हम तो बोले थे राम को लाएंगे, आप बोल दीजिए अगर हम रावण को लाएंगे। क्योंकि आप राम भक्त नहीं है तो रावण भक्त होंगे, कहीं तो होंगे ना, किसी के तो भक्त होंगे। जब आप राम भक्त नहीं है तो आप रावण भक्त होंगे, तो अपने राम को खड़े करिए और फिर हम उनको फूंक के जो है उनकी बुराइयां खत्म करेंगे। आरुषि, अगर मान लीजिए आपने भी तो जब 70 साल राज किया तो आपने क्या क्या करके मांगा? जाति को, धर्म को, क्षेत्र को आगे लाके मांगा ना। और अगर आज इन्होंने उस भगवान का नाम ले करके सेक्युलर पूछिए जरा, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म का मतलब क्या ये होता है? सेक्युलरिज्म किसको बोलते हैं? आप जिस तरह भाई आज आपको सत्ता में जाना है, जिस विपक्ष को आप गाली देते थे, जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े, आज उन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हो, तो ये भी तो एक राजनीति का हिस्सा है ना। देखिए इस टाइम पे आवश्यकता है कि जितना भी विपक्ष है सब एकजुट होकर चुनाव लड़े, क्योंकि और रावण बन जाइए, 10 मुंडियां लगा दीजिए, फिर भी भाजपा एक तीर से आपको आउट कर दिया जाएगा। जो सरकार में बैठी भाजपा है वो दुरुपयोग कर रही है सरकारी तंत्र का। वो जो जिसे कहते हैं सत्ता के बल का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र की हत्या होती है। नेहरू जी की बात करते हैं, नेहरू जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, नेहरू जी ने कभी आलोचना का जो है आलोचना को नेगेटिव तरीके से नहीं लिया। अच्छा ठीक है उमा जी, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चुनाव के पहले सारी विपक्षी पार्टियां जब वो अपने प्रदेश में रहती हैं तब भी उन्होंने कुछ जो संस्थाएं हैं उस संस्थाओं का उपयोग करती हैं, चाहे ईडी ले लीजिए, सीबीआई ले लीजिए, चुनाव आयोग ले लीजिए, चाहे आप कोई भी ये जुडिशरी ले लीजिए। आज पहले लोकतंत्र की हत्या अगर किसी पार्टी ने की थी तो वो किसी कांग्रेस ने। हम आपातकाल को नहीं भूल सकते। आपातकाल एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। और अगर आज ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो पहले अपने गिरफ्तार में जरूर भाग लेना कि लोकतंत्र की हत्या एक्चुअली हुई कैसे। अच्छा, उसके बाद आज कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती है, या खाली ये नहीं सभी प्रवक्ता बोलते हैं कि सारा विपक्ष को एक साथ होकर लड़ना चाहिए, यानी कि कांग्रेस अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वेंटिलेटर पर आज उनको सांस लेने के लिए दूसरी पाइपलाइंस की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, उमा जी एक तरफ एक सिस्टम अच्छा आप ये कांग्रेस के साथ और भाजपा के साथ? हम अपने साथ हैं, हम न कांग्रेस के साथ हैं न भाजपा के साथ हैं। हम आम आपके नेता कहते हैं कि मोदी जी को हटाना है, आज आपके नेता कहते हैं मोदी जी को हटाना है, लेकिन कांग्रेस के साथ कांग्रेस के साथ नहीं हटाना है। अच्छा ये एक जमीनी हकीकत बताइएगा, उमा सिसोदिया पूरे देश में घूम करके अन्ना आंदोलन के साथ जुड़ी है। जमीनी हकीकत, बिना कांग्रेस के विपक्ष एकता की चर्चा करना आपको बेमानी नहीं लगता?
देखिए थोड़ा समय दीजिए, सिर्फ 10 साल में हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय फिर वही बात, है। आप एक तरफ तो कांग्रेस को गाली दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं हम ये वही आप पार्टी है जो पानी के घूंट पी पी के कांग्रेस को कोसा करती थी और आज हाथ फैला रही है कि एकजुट हो जाओ सभी के सभी। सब आ जाओ साथ। देखिए हमारा इनका स्टैंड कुछ भी हो, ये चाहे एकजुट हो, इनके दिल मिले या ना मिले, पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव कंपटीशन है वो सब दलों के साथ कांग्रेस में हम चाहते हैं एक अच्छा विपक्ष मिले, एक मजबूत विपक्ष मिले, वो चाहे कोई भी हो। सुनीता जी का कहना है कि चाहते हैं अच्छा विपक्ष मिले, मजबूत विपक्ष मिले, लेकिन आप तो विपक्ष मुक्त देश चाह रहे हो, सारे विपक्षियों को निपटा दे रहे हो। देखिए ऐसा आरोप तो लग रहा है ना आपके ऊपर। जिनको डर उनको लगता है, जिन्होंने गलत काम किए हो, गलत नीतियों पे अपनी रणनीतियां बनाई हो और देश को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई हो, अच्छा श्रीवास्तव, मुझे और आपको क्यों नहीं डर लगता है? एक बात बताइए, हमने कभी कोई गलत काम अच्छा अब जाने किए हैं, उनको तो डर लगता ही। पूरा देश तो ये लगेगा, अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सुन लीजिए, राहुल गांधी की बात नहीं हो रही, अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल मुझे भी ईडी द्वारा जो है उठा लिया जाएगा। क्यों डर रहे हो भाई इतना? आप तो चीख के चिल्लाते थे अपने विधानसभा उसमें सत्र में कि अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के बताओ। क्या हो गया? जब आपने गलत नहीं किया है तो विश्वास रखिए, न्यायपालिका सबके लिए एक समान कानून बनाती है, एक समान लागू करती है। अगर आप ही इतनी ऊंची बातें करेंगे तो जनता किसको विश्वास करेगी? बताइए, अगर आपको पंजाब ने मैंडेट दिया है और आप वहाँ पे एकदम से अपने आप को कमजोर साबित करेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोगों ने तो घोषित आपात कर लगाया। नहीं, ये तो आपको डर है ना, जिसने गलत किया है उनके मन में डर होता है। और उमा जी, अच्छा एक चीज बताइए आप, अगर मान लीजिए विपक्ष एकजुट होता है और आप लोगों को कहा जाता है कि उसकी अगुवाई कांग्रेस करेगी, ये तो है तो राष्ट्रीय प्रश्न, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के पहले दिन से जुड़े हुए, जिस दिन से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, अगर ये कहा जाए कि विपक्ष की एकता होती है और अगुवाई कांग्रेस करेगी तो ऐसे में क्या करोगे आप? देखिए बहुत नीतिगत प्रश्न है। अगर आम आदमी पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है, हमारा जो आला कमान है या जो हमारा थिंक टैंक है, अगर उनको लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए तो इसलिए आम आदमी पार्टी की एक मजबूत सिपाही होते हुए मैं उस बात को मानूंगी। सुनीता जी, डर आम आदमी पार्टी से है या कांग्रेस से है, या डर ऐसा है कि सारे विपक्षी पार्टियां एक न हो जाए? क्योंकि आपने सबको सबकी मतलब आप कमजोरी पकड़ करके सबको कहते हैं ना कि हर आदमी के, हर पार्टियों के अंदर जो भी खामियां थी उसे उजागर करने का आप प्रयास कर रहे हो, तो डर किससे है? कांग्रेस से, भाजपा से, या ये डर है कि सारी विपक्षी एक न हो जाए? देखिए ऐसा है, सारे विपक्षी एक भी हो जाए तो भी हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जनता के बीच में नीतिगत योजनाओं के माध्यम से जाते हैं और अपने रिस्पांस के आधार पर हम कहते हैं हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए। अगर हमने काम ही नहीं किया, परफॉर्मेंस ही हमारा जीरो है, तो हम कैसे मांग लेंगे? तो हम अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर डर ना होता तो राहुल गांधी जी को संसद से बाहर ना निकालते। वो तो आपका मैटर है, आपके राहुल गांधी का मैटर है, कहीं पे भी अनाप बोलेगा तो ऐसे ही खाएगा। कौन होता है वो इस समाज को नीचा दिखाने वाला? कौन है किसने दी उसको पावर? किसने दी उसको पावर? अगर वो सांसद बन गया या लाट साहब है तो उसको क्या राइट्स मिल गए कि वो समाज को नीचा दिखाएगा? आपने वंचित को हमेशा वंचित रखा, गरीबों को गरीब रखा और हमेशा आपने ओबीसी समाज से माफी नहीं मांगी। जब माफी मांगने की बात आई तो आप बोलते हैं कि हम लोग क्यों मांगे? माफी किस बात की? अरे क्यों बोला सुनीता जी ने कहा कि ओबीसी, ठीक है, हो सकता है उन्होंने गलत कहा हो कि ओबीसी, लेकिन आप कह रहे हो चोर तो चोर, मतलब ओबीसी को गाली देना क्या अच्छी बात है? किसी जाति धर्म जो बात कही है वो चोरों के लिए कही है ना? नहीं, कौन से चोर? उन्होंने हर चोर के पीछे मोदी ही नाम क्यों सरनेम है? गांधी कहां से आया? गांधी उधार लिया हुआ किसके लिए ने गांधी बना? और 1% महात्मा गांधी का सरनेम लेके यहाँ पे ढकोसला करते हैं, पूरे भारत में जनेऊ पहन के घूमते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं, अपने धर्म को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देते हैं और ब्रिटेन में जाके महंगाई का रोना रोते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं डॉलर्स में
और यहाँ बोलते हैं महंगाई है। यहाँ आ रहे थे जोशीमठ में और पहुंच जाते हैं ब्रिटेन और वहाँ चुगलियां लगाते हैं। ये महिलाओं की तरह जो है उनका जो, मैं महिलाओं के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके जो शब्द है और जो इनका, इन्होंने कहा ओबीसी समाज से हम माफी नहीं मांगेंगे। बताइए, एक मोदी जी नहीं थे वहां पे, एक पर्टिकुलर विधायक की वो कंप्लेंट थी, वो अपने कोर्ट गए, उन्होंने अपना जो भी वो वर्डिक्ट में उनको मिला, उस आधार पे उनकी संसदी गई। लेकिन आप यहाँ पे टारगेट करना है, आपको मोदी विरोध इतना करना है कि अगर उनका पिंड भी टकरा रहे होंगे ना तो मोदी जी ने कर दिया। सबको पता है कि असलियत में अडानी के ऊपर बोला तो जो है अडानी सवाल है, हमें क्या लेना देना अडानी से? आपके टाइम में अडानी को आपके टाइम में अंबानी अडानी वो है जिसको जब आपकी कांग्रेस पार्टी थी 60 वर्षों उमा जी इसको जोड़ते हैं क्योंकि बहस में आप ही लोग अपने आप में कर। उमा जी, एक बड़ा अच्छा विषय था जो कि सुनीता जी ने कहा कि अगर मान लीजिए उनके ऊपर आरोप लगा, आरोप भी मान लीजिए, चलिए ठीक है, उन्होंने मोदी के नाम पे ओबीसी को नहीं कहा, लेकिन अगर ओबीसी समाज कह रहा है या ओबीसी के नाम पे कहा जा रहा है तो उनको एक शब्द बोलने में क्या हर्ज है कि हमने ओबीसी को नहीं कहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने गलती करी तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे तो हमसे ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले उसके बाद आपको कहना पड़ेगा ठीक है भाई मैंने गलती कही, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, देश से माफी मांगता हूँ। नहीं भाई, ऐसे भी तो कर सकते हैं कि भाई आपको अगर ओबीसी समुदाय को ये लग रहा है कि उनको उनके जो उस दिन की वक्तव्य थे उससे ठेस पहुंची है तो अब इसी समुदाय से मैं माफी मांगता हूँ, ये कहा जा सकता है ना। लेकिन अगर वो ईगो में है कि ऐसे बड़े परिवार से हैं और प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं तो गलत माना जाएगा, ठीक है मैं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानता कि उनको ओबीसी समुदाय को कहा है। उन्होंने कहीं से भी इसे पूरे ओबीसी के लिए कहा ही नहीं। ठीक है, आरसी ठीक है, यही बात बोल रही थी ना, आरसी बात आज की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो नहीं बनी, उनको समझ आ रही है लेकिन पूर्व सांसद को समझ में नहीं आ रही। लेकिन आरसी ये बात करने में क्या है भाई? मैं नहीं मान भाई, उनको क्या, देखिए दो तरह से आरसी दो तरह से माफी मांगे। एक तो कहा जाए कि हमने कहा था, गलती हो गई, माफ कर दो। ये भी तो कहा जा सकता है कि भैया हमारे ऊपर आरोप लग रहा है और अगर ओबीसी समुदाय को लगता है कि मेरी बात से ठेस पहुंची तो माफ कर दो, ये भी तो कह सकते साहब। लेकिन इतना बड़ा ईगो, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है, लेकिन आम जनता को तो अपने साथ आपको लेके चलोगे। आरुषि बोल रही है ना श्रीवास्तव जी की ओबीसी समाज को हमने नहीं बोला, ये बात उनको बोल रही थी, बात खत्म। ये कांग्रेस बोल रही है, बिठाइए समझाइए उसको। पूरी कांग्रेस बोल रही है कि ओबीसी समुदाय को नहीं कहा। अरे राहुल गांधी को छोड़ के सांसद ही गई है, राहुल गांधी की सांसद है, राहुल गांधी को ही बोलना चाहिए, बाकी जनता को नहीं बोले। भाई जिसके ब्लू टिक लगा होता है ना भाई साहब, वही ऑथेंटिक होता है अकाउंट। अब उस अकाउंट से अगर जिसने भी कुछ किया है वो उसी के खाते में जाता है, तो ये राहुल गांधी की गलती है, उन्हीं को स्वीकारनी चाहिए थी। बाकी ये गलती है ही नहीं। अब बोले ये गलती नहीं है, बताइए उन्होंने कुछ लगा, अब कह रही है वो गलती नहीं है। समझने की कमी है, आपके समझने की आरसी आप ये कह रहे हो ना, जज ने सुनाया है, सुनीता मैडम ने नहीं सुना। पहले बिठाया था आपने, 2 दिन पहले बिठाया था आपने सबको। अच्छा उसके क्या कहते हैं ये चैलेंज कीजिए ना न्यायपालिका को, करिए यही बात आप जो यहाँ बोल रही है, यही प्लेटफॉर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, रखिए अपनी बात। 2019 से बंद बना केस बुलाया आपने, क्यों जरूरत पड़ी? आरसी मोदी जी के पैर कांप गए, सवाल बना नहीं होगा, मोदी जी घबरा है, ये घबराहट है, ये बोकाहट है। आरसी अगर आपको मालूम है सामने भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो शब्दों से भी खेलती है और विषय से भी खेलती है, तो आप सजग होगी कि नहीं चल रहे हो? आप क्यों आग, जब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी इस समय आग की तरह है, सामने आपके खड़ी है, तो आप जबरदस्ती उंगली क्यों डाल रहे हो भाई? देखिए देश सब देख रहा है। जो एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आरसी जी से, क्या राहुल गांधी ने इससे पहले कभी माफी नहीं मांगी थी? बताइए। हमारी संस्कृति है कि अगर हमने गलती की है तो माफी मांगे, होता है।
कोई स्वाभिमानी पुलिस नहीं पहुंचती है, लेकिन इन्होंने बवाल करना था। उमा जी अगर मान लीजिए राहुल, चलिए ठीक है उमा जी, राहुल जी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, राहुल जी राजनीतिक रूप से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और ऐसे माहौल में चुनाव की तरफ अगर लोकसभा की तरफ देखा जाए, आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा तो राहत लगता होगा ना कि राहुल गांधी चलिए प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो नहीं रहे अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है। देखिए चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए राजकुमार कभी सड़क पर आकर धूल फांककर जनता की प्रॉब्लम्स को, अगर आज जो अब उन्होंने भारत यात्रा निकाली, आज से 30 साल 40 साल पहले निकाली होती है भारत यात्रा तो बहुत अच्छा होता। आज जब सब कुछ कारवां जुट गया उसके बाद राहुल जी सड़कों पर दौड़ पड़े हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो चांदी की चम्मच घूमते हुए घूम रहे होंगे कि वो एक चम्मच हुआ करती थी वो कहाँ चली गई। लेकिन उमा जी आपकी पार्टी तो उसी का पार्टी को ढूंढ रही है विपक्ष की एकता बनाने के लिए। देखिए आम आदमी पार्टी इस समय देश की सबसे ज्यादा तेजी से उभरती पार्टी है। 10 साल के अंदर हम लोग कितने विधायक हैं आपके? भाई साहब 4 राज्यों में हमारे विधायक कितने हैं भाई? आप अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा कर रहे हो तो आप कितने विधायक हैं? 135 साल 38 साल पुरानी पार्टी और 10 साल पुरानी पार्टी बाबा जी और बच्चे बाबा जी के साथ ही तो चलना पड़ेगा अगर आपको सामने आपके सामने बच्चों को आने दीजिए आगे। भाई अगर बच्चे सरकारी हो तब उनका आगे किया जाएगा, उनको पहले कान मोड़ के उनको पहले ये भी तो सिखाना पड़ेगा ना कि पहले विचार कीजिए। देश की नींव है, अगर कांग्रेस को नुकसान होता है तो सीधे तौर पे देश को नुकसान होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। सुनीता जी आपने तो अच्छा बड़े राज सिंहासन चले बड़े की बात करूं जब मैं शिवाजी की ऑडियो ब्रांडिंग हुई थी तब मनमोहन जी ने बोला था कि अगर हमने ये बॉन्ड बहुत ज्यादा किए ना तो देश का दिवाला निकल जाएगा। मनमोहन जी का पार्टी पर पड़ा हुआ है गूगल में सर्च कीजिए। तो ये मनमोहन जी के विक्टोरिया के काल में सूरज नहीं डूबता था। आज विक्टोरिया और उनके जो उनके राज पार्टी जो उनके आगे के जो उनके बच्चे हैं वो कहाँ हैं? श्रीवास्तव जी इनके ना जो जनता कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ना यही भ्रमित करते हैं राहुल गांधी को। और राहुल गांधी का मैं बताऊं वो वास्तव में उनमें थोड़ा बहुत दिमाग है ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग अपने मंत्री को हटा दिए ताकि इनको वहाँ पे प्राथमिकता मिले, ये रीजन है। आज अच्छा सुनिए पूरे देश को आज पूरे देश को लुटाने में लगे हुए हैं आप जो है। कम से कम हम आउट ऑफ कंट्री से लाए ना इन्वेस्टर्स। देश के प्रधानमंत्री खुद जो है अडानी जी को लेके घूमते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री की हैसियत से उनकी अरे रहने दीजिए, जो है नेहरू जी उनका चिट्ठा खोल दूं तो बोल नहीं पाएंगी क्योंकि नेहरू जी की बात घूमते थे। नेहरू जी की बात ध्यान रखिए, नेहरू जी की तुलना आपसे की नहीं जा सकती। अरे मैं मेरी तुलना नेहरू से? कौन है नेहरू जिसने दिवाला निकाल दिया भारत का? कौन है वो नेहरू? मैं नहीं जानती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी एक भी काम भारत के लिए नहीं किया, भारत का विभाजन किया, अंग्रेजों की वहां पे चले और हमारे क्रांतिकारियों को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी, मुगलों का इतिहास पढ़ाया और क्रांतिकारियों को भूल के किसी राष्ट्रवादी को हमारे यहाँ पे कारगिल हुआ भाई साहब 8-9 साल तक मनमोहन जी गूंगे बने रहे, लेकिन शौर्य दिवस नहीं मनाया गया इनसे। ये बातें करते हैं फालतू की यहाँ पे बैठ के। आप नेहरू जी का अपमान करके अरे आप पूछिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। एक सिगरेट की पैकेट की नेहरू को सिगरेट की पैकेट चेक से मंगाई ऐसे देंगे नेहरू गांधी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलेंगे। आप जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने इस देश को बनाया है बनाया उन्होंने बहुत बड़े दिग्गज थे जिन्होंने भारत को बनाया आजाद करवाया, उसके बहुत बड़े दिग्गज थे। नेहरू को तो कश्मीर में उल्टा दिया था, कश्मीर उन्होंने खराब कर दिया। अरे नेहरू गांधी की 131 गलतियों की किताब है मेरे पास मैडम, क्या बातें कर रही हो? एक से शुरू हो गई ना, अब डिबेट यहाँ 10 घंटे की हो जाएगी। आप पहले प्रेजेंट में आइए ना, देश में देखिए। और आप
बहस में लाते हैं, दरअसल आप लोग नेहरू तक पहुंच जाते हैं। हकीकत है भी क्या, हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान, नेहरू जी, हकीकत में जो आज घटना घट रही है, आज जो देश का माहौल, हम उस पर चर्चा के लिए बैठे थे। तुमा जी, जो आज का माहौल है उसको आप कांग्रेस भाजपा की नजर से अगर देखा जाए तो किसको ज्यादा दोषी मानोगे? देखिए, आज का जो माहौल है, मैं समझती हूँ इसके लिए दोनों ही पार्टियां दोषी हैं, क्योंकि ना कांग्रेस ने, और शुरुआत कांग्रेस ने की, ऑब्वियसली शुरुआत कांग्रेस ने की, वर्ग विशेष को स्पेशलाइज, मतलब उनको अलग से ट्रीट करना, बहुसंख्यक को अलग से ट्रीट करना, हर चीज को, मतलब उन्होंने जो स्पेसिफिकेशंस जो पूरे समाज में किए, समाज को बांटने की जो शुरुआत कांग्रेस ने की थी, उसी को आगे बढ़ाने का काम है। इसे बांटना नहीं, इसे एक वर्ग को आसान करना है, एक वर्ग को, जिसको अगर आरक्षण देकर बदलाव गलत नहीं होगा, हमेशा इमोशंस पर ही वोट मांगा है, आप लोगों ने भी हमेशा धर्म पर ही वोट मांगा है। नहीं, आजाद भारत हिंदुस्तान में सिर्फ एक राजनेता ऐसा हुआ है जिसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा है कि मैंने काम किया हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल मत देना। मेरे विधायक ने अगर काम किया है तो उसको वोट देना, वरना हरा देना, बिल्कुल मत देना। लेकिन अच्छा, उमा जी, आप मान गया विकास पे आपने वोट मांगा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर आप क्या समझते हो कि इतने राज्यों में बैठी है तो क्या खाली ये हिंदू मुस्लिम करके बैठी है? देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि इमोशंस हमारे यहाँ कहने, राजनीति, हम भारतीय बहुत इमोशनल लोग होते हैं। कांग्रेस को भी मालूम है कि कैसे इमोशंस को बढ़ावा देना है, और बीजेपी को भी पता है कि इमोशंस को कैसे भड़काना है, और कैसे इन इमोशंस को खेलकर जनता को बरगलाकर लास्ट में जब वोट पड़ता है तो वहां तक कैसे लेके आना है। देखिए, समय की बाध्यता होती है, समय की बाध्यता होती है, चलिए समय की बाध्यता होती है। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात कर रहे हैं जी, दरअसल देखिए, विषय बहुत है, लेकिन हर विषय पे अगर हम हर विषय पे चलेंगे तो हमारी समझ से बहस बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहस करना ही चाहते हैं, तो सुनीता जी के सही विषय को जवाब दीजिए ना। सुनीता जी ने जो विषय बोला है उसका जवाब दीजिए। आरुषि, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, अगर मान लीजिए उन्होंने विषय को लाया है तो उस विषय का जवाब बनता है। अगर वो चुनाव जीत रहे हैं तो केवल इसने हिंदू मुस्लिम करके तो नहीं जीत रहे होंगे, कुछ तो किया होगा। देखिए, कुछ किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है ना। पर्याप्त तो कभी नहीं होगा। हर वर्ग वो जो कुछ कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो वही जाने। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो है हर वर्ग यहाँ आंदोलन कर रहा है। आप देखिए कितना भ्रष्टाचार यहाँ सरकारी नौकरियों में लोगों ने कर डाला है। आपको कांग्रेस की नई परिभाषा मालूम चली है? कांग्रेस कुछ भी करप्शन, यू नो। अब बीजेपी को क्या की आपने बात करी थी, बीजेपी को डेफिनेशन आपको नहीं पता, सेक्युलरिज्म आपको नहीं पता, डेमोक्रेटिक पीस आपको नहीं मालूम, आपको कश्मीर मुद्दा लेके बोले वो आपको नहीं पता, समझौते की बात करें वो नहीं पता, 50 के समझौते की बात करें नेहरू और उनके पाकिस्तान वालों के वो नहीं पता है। अरे मेरा क्या, हमारी पार्टी का हाथ इससे बिल्कुल नहीं था। जो अपराधी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। ये मेरा कांग्रेस पार्टी करती है। ऐसे सलाखों के डायरेक्टर बिठा दिए, जिन्होंने बगाड़ा कर दिया, जो गाड़े करते फिर रहे आकाश सिंह के साथ। सबको में सलाम दिख रहा है। लेकिन उसके बाद भी सरकार कांग्रेस पिटती हुई दिख रही है। बेरोजगार आंदोलन में घुस जाते हैं, उनसे भी पिटाई खाते हैं। बताइए, वहां तो फुटबॉल चली है पार्टी के अंदर, सड़कों से भी पिटाई खा रहे हैं बेरोजगारों से। बेरोजगार युवाओं को आपने जिस तरीके से सड़कों पे पीटा है, ये कहाँ का तरीका है? लेकिन उमा जी, ये कांग्रेस भाजपा कहीं ऐसा तो नहीं, ये जान के उमा जी, ये मिलकर कहीं ऐसा तो नहीं गेम खेलते हैं कि दुनिया इन्हीं दोनों को चुनती रहे और सारी पार्टियां एक तरफ बनी रहे? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को या किसी भी पार्टी को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हराने के लिए कांग्रेस ही काफी है। कोई पार्टी इनको टेंशन नहीं है। लेकिन एक इतिहास ये भी रहा है, कांग्रेस जितनी बार टूटी उतनी मजबूती से आई है। इसको भी तो आप जानते होंगे ना। अभी पर्यवेक्षक आ रहे हैं ना दुनिया जी, 3 दिन यहाँ ट्रिप पे रहेंगे, आप देख लीजिएगा उसके बाद कितनी मजबूती आई है।
ज्यादा दूर की। ये 2, 3, 4, 6, 17 जो कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी जो उत्तराखंड में, कितना अच्छा हो कि इन सबको बैठा के किसी साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है, किसी मेडिकल साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है, उनको समझाया है भाई तू मतलब उमा जी, आपको लगता है इस प्रदेश में भी आप पूरे देश के साथ साथ इस प्रदेश के लिए भी कह सकते हो कि कांग्रेस अब यहाँ भी उभरने की स्थिति में नहीं है? देखिए, धीरे धीरे कांग्रेस का जो हश्र पूरे देश में होता जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में कांग्रेस इतिहास की विषय वस्तु रह जाएगी और हम भी बच्चे पढ़ा करेंगे कि कांग्रेस भी हुआ करती थी। वो एक चीज होने वाली है आने वाले। आप जितना जितनी जनता राहुल गांधी जी के साथ आज खड़ी है ना, फ्यूचर नजर आ रहा है कांग्रेस अपने साथ। राहुल गांधी जी के लिए हर इंसान बोल रहा है मेरा घर, राहुल अगर चाहे कांग्रेस का है भी नहीं, वो भी बोल रहा है आज की मेरा घर। से आ गया जिसने 60-70 वर्ष जिन्होंने राज किया, उनके पास घर भी नहीं है। ये जो नौटंकी चल रही है कांग्रेस में, मेरा घर तेरा घर है, ये 70 वर्ष में घर भी नहीं बना पाए। खत्म है फिर तो ये। हम 4 लोगों में से 3 पूरे विश्व में सोनिया गांधी की कितनी प्रॉपर्टीज है, कैसे वो मिलियनर बनी है, वो सबको मालूम है, लेकिन राहुल के पास घर नहीं है। बताइए तो, क्योंकि सब कुछ सरकार का ही दिया है, घर भी, गाड़ी भी। धन्यवाद आरुषि जी और धन्यवाद उमा जी, धन्यवाद आप लोगों का महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। विषय ये नहीं है कि आप चुनाव में जा रहे हो, विषय ये है किस माहौल में जा रहे हो, क्योंकि राजनीति के कई स्वरूप होते हैं और अगर राजनीति का स्वरूप वहां की परिस्थितियों के हिसाब से बदले तब तो ठीक लगता है, लेकिन अगर परिस्थितियां पैदा की जाए, राजनीति के लिए पैदा की जाए, चुनाव के लिए पैदा की जाए, तो चर्चा का विषय बनता है। और अगर माहौल देश में सही नहीं है, सामने लोकसभा का चुनाव है, नेचुरल है कि हर विषय पे चर्चा होगी, इसीलिए आज हमने इस विषय पे चर्चा की। धन्यवाद आप सभी लोगों का। घर पे रहिए, ध्यान दीजिए, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, अपने आप को संभाल के रखिए। धन्यवाद। VIP न्यूज़ देखते रहिए।